स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मेस ऑफ मल्टीपल ट्रूथ, यानी कि जो होता है ना कि बहुत सारा चीज़ सच हो सकता है एक साथ, तो उसको साथ समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीपल ट्रूथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात समझिए, ट्रूथ हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ट्रूथ ज़रूरी इसलिए कि वो कोर ऑफ ह्यूमैनिटी है, यानी कि इंसानियत इतना आगे कैसे बढ़ पाया है एनिमल किंगडम में, कारण वही था कि हम लोग एक दूसरे पे भरोसा कर पाते थे। और वो भरोसा का मतलब समझिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रूथ को किसी भी रिलीजन लीजिए, हर रिलीजन में बहुत हाई वैल्यू दिया गया है। जैसे कि ट्रूथ विल सेट यू फ्री एक रिलीजन में है, दूसरे रिलीजन में इट्स ट्रू फॉर ऑल पीपल फॉर इन ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस, ये दूसरे रिलीजन में है। तो ऐसा समझिए कि ट्रूथ एक ऐसा चीज़ होता है ना, भरोसा, सच, ये ऐसा चीज़ है जो हर किसी को चाहिए। और अगर ये हट जाता है, यानी कि सच हट जाता है, लोग थोड़ा झूठ बोलने लगते हैं और मतलब सच का मतलब समझ रहे बेसिकनेस खत्म हो जाता है, तो बात है कि ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हलवा की बात नहीं कर रहे हैं कि बस अरे थोड़ा पैसे बर्बाद, नहीं सर, आपका जान जा सकता है। जैसे एलिजाबेथ होम्स हो जाए, या ये मतलब वो लड़की, इतना लोगों का रिटायरमेंट पेंशन वहाँ कर दी कि बहुत सारे लोग चले गए ऊपर, क्योंकि पैसा ही नहीं था। जितना रिटायरमेंट का एक बल्क मिलता है और जो पेंशन आता है वो बहुत कम रहता है, तो जनरली लोग बल्क को स्पेंड करते हैं। वो इतना बढ़िया फेक स्कैम कर दी थी झूठ के बेसिस पे कि वो कर गए। तो बात ये बनता है कि बार बार हम लोग ऐसा गलती कैसे कर लेते हैं, चाहे वो सोवियत यूनियन के टाइम में हो, चाहे चाइना के टाइम में हो, बार बार इस तरह का गलती कैसे करते हैं? क्योंकि सच में एक हौच-पौच लगा हुआ है। वो हौच-पौच को मल्टीपल ट्रूथ कहते हैं और उसी को समझने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात आता है ना कि हमारी दुनिया जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक आदमी एक काम नहीं करता है, बहुत सारा चीज़ में हम लोग जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो आप कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो स्टूपिड हो, चाहे वो डिजास्ट्रस हो, कुछ भी होने पे वो एक बंदे का किया हुआ धरा कभी नहीं होता है। वो हमेशा बहुत सारे लोगों का किया धरा रहता है और ओवर टाइम रहता है, यानी कि जिस टाइम आपने मान लिया कुछ लगाया, वो उस टाइम आपको सही लग रहा था, लेकिन कल को वो ले डुबाएगा आपको, ये आपको नहीं पता हो सकता। कई बार हो जाता है जो हम लोग को ले डुबाता है। और इसी को कहते हैं कि हमारा फेल सेफ जो बनाया जाता है सोसाइटी में, हर सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइजेशन सोसाइटी में हमेशा फेल सेफ बनाए जाते हैं, ये सबको ब्रेक लगाने के लिए कि भैया आउट ऑफ हैंड मत जाओ। क्योंकि अगर ये चला गया, अगर फेल सेफ फेल हो जाता है, तो जो डिजास्टर, जो ट्रेजिडी, जो स्कैम्स होंगे वो अलग लेवल का होता है। जैसे कि अ, ये मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ, क्या इसमें होना चाहिए था ऐसा? नहीं। क्या इसे बचाया जा सकता था? आराम से। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी ने डिज़ाइन किया था, उस कंपनी के पास बुद्धि था कि हम डेंजरस चीज़ के साथ काम कर रहे हैं, बिगड़ सकता है कुछ, एक फेल सेफ रखो। फिर किसी के पास और बुद्धि आया कि एक काम करो, नौटंकी ना करो, उसके ऊपर फेल सेफ लगाओ। फिर एक काम हुआ कि भैया एक काम करो, उसके ऊपर एक और फेल सेफ लगाओ। 3 फेल सेफ थे। लेकिन झूठ के चक्कर में हर कोई उस फेल सेफ को, कि सब ये मान के चल रहे थे कि एक फेल सेफ ना एक चलेगा ही। भाई तीनों को चेक करना होता है, तीनों चलना चाहिए, तब जाके जब बुरा टाइम आएगा तो एक फेल सेफ आपको कम से कम तो बचा ही देगा। आइडियली तीनों चलेगा, एकदम बम बम संभाल लेंगे। काम नहीं हुआ, फेल सेफ चेक नहीं किया गया, ट्रेजेडी हो गया। जो ये इंसिडेंट हुआ था बहुत 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 ज़्यादा क्रूअल था। फिर अभी जैसे आपका यहाँ पे बात करते हैं अर्थक्वेक जो हो गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिल्डिंग कोड्स बहुत ख़राब थे। क्यों था? अब यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि पब्लिक को आप बोलोगे कि उन्होंने लॉ बना दिया कि हम लॉ बनाते हैं कि ढंग की बिल्डिंग बनाओ, नहीं तो ये हवा से टूट जाएगा। बाय द वे इंडिया में भी यही रिस्क है। बहुत सारे आप बिल्डिंग्स देखें जिसका ग्राउंड फ्लोर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ऊपर वो चला गया है, तो कुछ भी होने पे वो आराम से कोलैप्स कर सकता है। वही पैनकेक कोलैप्स जिसे कहते हैं, धड़ 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 करके कोलैप्स कर जाएगा। और इसीलिए समझिए टर्की में इतना ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, जबकि कहने को वो मतलब एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो इतना लॉस नहीं होना चाहिए। सीरिया में वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्यों हो रहा है? बात वही है कि सारे बिल्डिंग कोड्स नहीं कर रहे थे। बिल्डिंग कोड्स क्यों नहीं कर पा रहे थे? किसी ने डिसाइड किया था कि भैया लोगों को रहने के लिए घर पहले दो, ढंग का घर बाद में दो, और उसी चक्कर में लेट हो गया। तो ये समझने वाली बात वही होती है कि जब भी इस तरह के कवच जो है, हमारा सच का कवच जो है टूटता है और मल्टीपल ट्रूथ्स को हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, जैसे कि एग्जांपल है इसके टाइम में क्या उन्होंने शॉर्ट टर्म ले लिया कि भैया घर आज दे दो, कल का कल सोचेंगे। कल भूकंप आ जाएगा तब क्या करेंगे सर? जितना लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है और अभी भी होता जा रहा है, यानी कि अभी भी टोटल मतलब डेथ अकाउंटिंग नहीं हुई है, चांसेस है कि बहुत आराम से वो 50,000 छू सकते हैं, उतना 50,000 अगर इंडिया में चले जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा। छोटी कंट्री जैसे ये टर्की हो जाए, पॉपुलेशन वाइज में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग की सोसाइटी में फेल सेफ इसीलिए बनाया, सच के बेसिस पे फेल सेफ इसीलिए बनाते हैं ताकि ये आउट ऑफ हैंड ना हो जाए। जैसे कि चाइनीज़ फैमिन जो हुआ था, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी उसी तरह का वहाँ पे हुआ था, बंगाल ट्रेजेडी भी उसी तरह का। सब जगह पे कोई ना कोई किसी बंदे ने झूठ बोला, किसी ने कुछ ये कर दिया, कोई डिटेल हटा दिया गया, सब जगह सच को समझने में हमारी गलती लेट हुआ है। जैसे कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन के मामले में महा बेवकूफ़ी इंसानियत ने किया कि ओवर पॉपुलेशन खतरा है, कभी भी नहीं था।
ऐसा कभी था ही नहीं कि पॉपुलेशन हम लोग नहीं हैंडल कर सकते। इंसानियत प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, प्रॉब्लम दोगे वो सॉल्व कर देगा। तो चाइना ने झूठ में ये कर दिया वन चाइल्ड पॉलिसी, और अब इसका सोल्यूशन नहीं है। अब ये करेंगे नहीं 3 बच्चे करो, कोई बच्चे ही नहीं कर रहे सर, ज़ीरो हो गया सर। आप ऑलमोस्ट 1 से नीचे, तो आप पहली बात आपने बाय लॉ फोर्स कर दिया 1 तक का। और जो लोग ये क्रूल्टी किए थे, काफ़ी लोगों का कहना, मतलब चाइनीज़ लोगों का कहना है कि इन्होंने जो क्रूल्टी किया था, जैसे कि वाटर बेड बर्थ जो किया जाता था, वो वाटर बेड क्यों करते थे? कारण था कि अगर लड़की है तो निकालो ही मत, या तीसरा बच्चा हो रहा है निकालो ही मत। तो मतलब जो किए थे उसका कीमत भरना पड़ता है। तो हिसाब वही है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है कि आपने सोच रहे हैं कि आप सही कर रहे हो, लेकिन चांसेस है कि आप हौच-पौच कर सकते हो। आप सोचोगे अरे मैंने थोड़ा-सा यहाँ किया, उससे क्या होगा? कल को तबाही मच सकती है, समय में देखना होता है। जैसे कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइवेट कंपनी लूटना चाह रही है, वो उनका काम ही है लूटना। सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि भैया उन्हें ज़्यादा लूटने से रोको। और रहा बात कि वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे थे, आयरॉनिकली बात ये है कि इंडियन मैनेजर था। मतलब उसको भी ये था कि भाई एटलीस्ट सेफ्टी सिस्टम चेक करो, सेफ्टी रेगुलेशंस चेक करो। नहीं भाई, आयरॉनिकली कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो हिसाब वही रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है सच में, कि मतलब आप जो सोच रहे हो आज सच है, आराम से कल उलट सकता है और आराम से आपको तबाही मचा सकता है। बहुत गंदे गंदे डिजास्टर, ट्रेजेडी, स्कैम्स, ये सब बहुत गंदा हो जाता है जब हम लोग सच को समझ नहीं पाते। और ये सच की कॉम्प्लेक्सिटी को रिस्पेक्ट ना देना हमें ले डुबाता है। तो इसको हम रियल वर्ल्ड एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाइटैनिक। मैं हर किसी को बोलूँगा टाइटैनिक क्यों डूबा, 90% पब्लिक बोल देगी कि भैया वो आइसबर्ग से भिड़ा था इसलिए गिरा। आज तक ऐसा नहीं होता है, आइसबर्ग से बोट्स नहीं जाते। टाइटैनिक उतना बड़ा हादसा बनता नहीं आइसबर्ग के चलते। तो यहाँ पे वही समझिए हुआ क्या था। हुआ था कैप्टन ने एक बेवकूफ़ी की थी। कैप्टन का था, और रहा बात कि उसमें इंजीनियर भी थे वहाँ पे, और मतलब जो लीड डिज़ाइनर, वो समझ लीजिए कैप्टन है। जब भिड़ गया आइसबर्ग से, उसके बाद रुक गया था शिप। ऑब्वियसली सेफ्टी सिस्टम, ब्रेक, हॉल्ट, सब किया गया। लेकिन बात है कि उसके बाद उन्होंने फिर चालू कर दिया था। ये टाइटैनिक मूवी में भी ढंग से दिखाया गया कि वो रुका और बाद में फिर से चालू कर दिया। ये कभी नहीं करना चाहिए था। अगर आपका फ्रेम डैमेज होता है, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो चाहे वो बोट हो, फ्रेम पे लोड मत डालो मूवमेंट का। यानी कि उसमें जो डैमेज था, जहाँ पे आइसबर्ग उसको स्क्रैच किया था, वो डैमेज अगर मान लीजिए 10 स्क्वायर मीटर का जगह खाया था, आप उस पर लोड डालते हो वो 50 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। आपने समझिए वुंड को बढ़ा कर दिए। ये तो अब आप कैप्टन लोग से पूछिएगा कि टाइटैनिक क्यों डूबा, बोले कैप्टन ने बेवकूफ़ी किया। फिर अब आप बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन और लोगों से, वो बोलेंगे कि वहाँ पे लॉ नहीं था 24/7 टेलीग्राफ ऑपरेटर। ये फोटो अखबार में छापी गई थी जब ये हुआ था। कारण ये था कि टाइटैनिक के टाइम में वायरलेस टेलीग्राम पॉसिबल था। और बात ये था कि आइसबर्ग वाले एरिया से ये लोग गुजरते रहते थे, कोई ऑड बात नहीं थी, कॉमन बात था। तो बात था कि भिड़ा भी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आइसबर्ग के कारण नहीं डूबा था, बहुत सारे भिड़े हैं। लेकिन बात है कभी लॉस ऑफ लाइफ उतना नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम तक डेवलपमेंट हो गया था वायरलेस रेडियो का, कि सब एक दूसरे को रेडियो करते रहते थे कि यार कुछ हुआ। और एक इंसिडेंट टाइटैनिक से बस पहले ही हुआ था, वहाँ पे आइसबर्ग से भिड़ा प्ले, ये मतलब जो बोट था उसने दूसरे बोट को रखा, एक बोट पीछे 4 घंटे पीछे था, वो 4 घंटे तक इसको टिकना था, वो आराम से आया, सेव कर लिया, किसी का लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, बस नुकसान हुआ। और वहीं टाइटैनिक के टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम लॉ नहीं था कि सब कोई अपने, मतलब हर बड़े बोट में अपने ऑपरेटर रूम में एक आदमी को 24/7 रखो। यानी मतलब ऑब्वियसली एक आदमी को नहीं रखो उतना नहीं, लेकिन समझे एक बंदा शाफ्ट रहना चाहिए हमेशा, रोटेटिंग क्रू वहाँ पे एक रहना चाहिए। तो टाइटैनिक जब एसओएस भेजा, यानी कि सेव आवर सोल, हम इमरजेंसी में हैं, जो इसके बोट इसके सबसे नज़दीकी था, जो 2 घंटे की दूरी पे था इससे, उसे सिग्नल मिला ही नहीं, क्योंकि उसके रूम में ऑपरेटर रात को सोने चला गया था। तो इस समय, और ये एक्सीडेंट के बाद ये लॉ बनाया गया कि हर बोट में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी रूम को हमेशा रहे, इमरजेंसी कोई ना कोई हमेशा मैन करना चाहिए। तो समझिए टेलीकम्युनिकेशन वाले बोलेंगे कि ये है, क्योंकि इससे हादसा बच चुका है। फिर अब आप इंजीनियर से बात करेंगे, इंजीनियर कुछ बोलेगा भैया उसमें लो क्वालिटी रिवेट्स इस्तेमाल की गई थी। यानी कि जब टाइटैनिक बिल्ड किया जा रहा था, जो उसके मेटल्स थे, मेटल को उस टाइम वेल्डिंग नहीं की जाती थी, रिवेटिंग की जाती थी। मतलब एक मतलब समझिए ऑलमोस्ट मोल्टन मेटल को लेते थे, उसको लाते थे, उसको हैमर से ढन ढन दोनों साइड से ठोकते थे, रिवेट्स बन जाता था। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, टिकाऊ है, काफ़ी सारा चीज़ किया गया था। लेकिन बात था कि इनके पास जो मशीन उसको ठोक सके वो उतना था नहीं। तो मैनुअल लेवर से जो करना रहता है, जैसे यहाँ पे मशीन है, रिवेट कर रहा है, बम बम, मजबूत स्टील यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप हथौड़ी मार मार के कर रहे हैं तो सस्ता स्टील यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो रिवेट्स नहीं, बेंड ही नहीं होगा और इंसान थक जाएंगे। मतलब कि ऐसे वो बड़ा बड़ा हथौड़ी लेके मार रहे हैं तो कितना बार मार पाएंगे दिन में। तो हिसाब वही रहता है कि आपको समझिए लो एलॉय को यूज़ करना पड़ेगा, लो ग्रेड एलॉय को, वो यूज़ किया गया था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? उससे फ़र्क पड़ा टाइटैनिक डिज़ाइन में ऐसा था कि अगर डैमेज होता है 4 कंपार्टमेंट फिल अप होने तक टाइटैनिक बोलेगा हम संभाल लेंगे, हम बम बम नहीं रहेंगे लेकिन संभाल लेंगे, डूबेंगे नहीं। तो बात है कि वो उतना डैमेज कैसे हो गया कि 5 कंपार्टमेंट्स वहाँ हो गए, क्योंकि रिवेट्स नहीं संभाल पाए। आइसबर्ग कोई मजबूत चीज़ नहीं होती है, हमारे पास आइस ब्रेकर है आज के टाइम में। इसका रिवेट अगर वो क्वालिटी का होता जो मशीन वाले रहते हैं,
आराम से ये भिड़ता। क्या इसमें डैमेज होता? ऑब्वियसली होता। क्या उतना बड़ा सरफेस एरिया डैमेज होता? नहीं, रिवेट संभाल लेता, बहुत लोड ले लेता। और उसका असर क्या पता कि टाइटैनिक में वाटर रिमूवल सिस्टम था, हर बोट में होता था कि भैया पानी घुसने लगे, पानी निकालने लगो। जो आप पिक्चर में ध्यान देखें, बहुत जगह पानी निकलते रह रहा है। क्यों निकल रहा है? बात है वो सिस्टम बनाया गया था कि अगर कभी पानी घुसने लगे इतना बड़ा बोट में, कहीं से पानी निकालते रहो। तो बात है कि अगर रिवेट अच्छा रहता तो डैमेज कम होता, कैप्टन रोक देता, आराम से, मतलब डैमेज और नहीं बिगड़ता। 24/7 टेलीग्राम रहता, रिकवरी वाली बोट तुरंत पहुंच जाती। तो वही समझिए। और लाइफ बोट, ये लाइफ बोट का जो बात था कि लाइफ बोट का ब्रिटेन ने रूल बनाया था, लेकिन वो रूल बहुत पुराने टाइम का था, मतलब टाइटैनिक से पुराने टाइम का रूल था। और उसका साइड इफेक्ट ये था कि वो रूल्स अपडेट नहीं किए गए थे। भैया अब आपके बोट बड़े हो गए हैं तो उसके हिसाब से अपडेट करो। तो टाइटैनिक में क्या लाइफ बोट था? हाँ, लेकिन उतना ही था जो पुराने ज़माने के छोटे छोटे बोट्स के लिए बनाया गया था। तो साइड इफेक्ट था कि नंबर बहुत कम था। इसीलिए अब का लॉ में है कि 150% आपका लाइफ बोट होना चाहिए। 150% क्या होता है? यानी कि अगर 1 लाख लोग को आप ले जा रहे हो तो 1,50,000 का कैपेसिटी होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई 1 लाख नहीं ले जाता, बट आप समझ लो कि मतलब हमेशा आपका 100 से 150 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मानते कुछ भी अगर इतना खराब हो रहा है कि मॉडर्न सी लाइनर डूब रहा है, कुछ बुरा हुआ है, तो उस केसेस में चांसेस है कि आपके सारे के सारे लाइफ बोट सेफ नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ खो ही जाएंगे। तो हमेशा बफर रहना चाहिए। तो वही समझिए। और ये सारे बात सच है। आप किसी से पूछे टेलीग्राम ऑपरेटर वाला बात, वो सच है। आप किसी से पूछे कि वो जो कैप्टन ने डिसीजन लिया कि शिप को चला दो, वो भी खराब था। आप पूछेंगे लो क्वालिटी रिवेट्स, इंजीनियर तो बोलेंगे भैया बिना उसके तो बेवकूफ़ी था ये। तो वही समझिए, ये सारा बात सच है। लेकिन लाइफ बोट वाला, वहाँ पे लाइफ बोट इंजीनियर्स बोलेंगे भैया ये लोग क्या फूक के चल रहे थे। तो बात सही है, ये सारे सच हैं। इसीलिए बोलते हैं सच मल्टी लेयर होता है। ऐसा कभी भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती कि बस वो आपने ये किया वो। क्योंकि आप लोग में से कितने लोग जानते होंगे टाइटैनिक से पहले 4-5 शिप भिड़ चुका है आइसबर्ग से, कोई ध्यान भी नहीं दिया उस पर। ये वैसी बात होगी कि गाड़ी रोड में पंचर हो गया तो आप उसका न्यूज़ थोड़े बन जाता है, ठीक है हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात वही समझिए, टाइटैनिक का एग्जाम्पल मैंने दिया। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं, टाइटैनिक ऐसा था। जैसे कि ये डिरेलमेंट जो हुआ था जापान में हुआ था, एमएसकाकी, नाम मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा, एमएसकाकी का हुआ था। तो बात है कि ट्रेन था, सीधे बिल्डिंग से बढ़ गया, सीधे सीधे फुल स्पीड पे बिल्डिंग से बढ़ा। तो भैया ऐसा कैसे हो गया? तो यहाँ पे भी मल्टीपल सच आता है। पहला सच आता है कि उस जगह पे ऑटो स्पीड लिमिटर नहीं था। क्या वो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम जिस टाइम ये हुआ था? हाँ था, टेक्नोलॉजी बनाई जा चुकी थी। और जापानीज रेलवे का वो सेक्शन के कुछ सेक्शंस में पहले से लागू था, उस सेक्शन पे नहीं था। ऑटोमेटिक सेफ्टी नहीं काम किया। फिर रहा बात कि ये जापानीज कल्चर का जो सबसे बुरा चीज़ होता है, इसलिए हमको कभी अजीब लगता है कि जो कभी जापानीज लोग के साथ काम नहीं किया, उनके तो जापानीज बहुत अच्छे लगे, नहीं, पागल लोग हैं। इसीलिए उनका बर्थ रेट इतना खराब है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आने वाले 30 ईयर्स में। बात यह है कि वहाँ पे बहुत ब्रूटली पनिश करते हैं आपको अगर कुछ गलत आपने कर दिया। जैसे कि इस ट्रेन का ड्राइवर डिले हो गया था। कितना डिले हो गया था? 50 सेकंड डिले हो चुका था वो। तो बात है कि ऐसा उसके साथ 1-2 बार पहले भी हो चुका था कि कुछ मिनट्स में बात कर रहा हूँ, घंटों की नहीं डिले बात कर रहा हूँ, मिनट्स सेकंड्स की बात कर रहा हूँ। और जापानीज लोग कुछ ज़्यादा एनल होते हैं टाइम पे होने के बारे में, तो उन्होंने डिले कर दिया। अब डिले में इसको पनिशमेंट दिया गया। अब रहा बात कि बाकी सारे कंपनी में लॉजिक ये रहता है कि अगर आप गलती करो ना, आपको रीट्रेन किया जाएगा या तो निकाल दिया जाएगा। नौटंकी नहीं करेंगे, आपको पनिश नहीं करेंगे, वो आपको रीट्रेन करेंगे। अगर आप हाई वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो तो देखो भैया तुमसे गलती हो रहा है, सीखो, समझो, आगे बढ़ो, समझ रहे? क्योंकि सबको पता है कि भैया मैं किसी एम्प्लॉय को लेता हूँ, कभी ना कभी कुछ लाइफ में बिगाड़ सकता है कुछ। वहाँ पे ह्यूमिलिएट करने का कल्चर है। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली जब निकला आम कॉमन पब्लिक को पता चला ऐसे ही ट्रीट करते हैं। मतलब कि उस बंदे को रिप्रिमांड किया जाएगा और उस बंदे को सूसू जाने नहीं देंगे, उसको पूछना पड़ेगा जो रिप्रिमांड ऑफिसर है कि भैया क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। आप ऐसे एक अडल्ट को ह्यूमिलिएट करोगे, वो तो कुछ भी करेगा ना कि वो पनिशमेंट से बचने के लिए। तो जिस टाइम ये हुआ था उस टाइम ट्रेन डिले थी, तो टर्न पे जब ये जा रहे थे ये ओवर स्पीड थे। ओवर स्पीड क्यों चल रहा था ट्रेन? क्योंकि वो ड्राइवर नहीं एक्सेप्ट कर सकता था कि हम अगर फिर से लेट हो गए तो ये लोग हमको फिर से ह्यूमिलिएट करेंगे। मतलब कि गार्डनिंग का काम देते थे ट्रेन ड्राइवर को। मतलब सिर्फ, मतलब एक होता है ना सिखाने की जगह आप, तुमको हम, मतलब एकदम टॉक्सिक, जैसे हम लोग बोलते हैं ओ अमेरिकन टॉक्सिक, लाइक अल्ट्रा प्योर टॉक्सिक कल्चर था इनका। तो वही समझिए कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो इनका लॉजिक था जापानीज लोगों का कि हम आपको ऐसा ह्यूमिलिएट करेंगे कि आप अपने आप को ऊपर भेज दोगे। वैसा कल्चर में ड्राइवर तो वही करेगा ना। आप और हम होते तो भी वही करते कि भैया अरे मर जाओगे, ट्रेन उतना स्पीड से ले जा रहे हो। उसका दिमाग में उतना गया नहीं दिमाग में कि भैया मैं टपक जाऊंगा। और वो जो ह्यूमिलिएशन 2-3-4 बार कर चुका था, कंपनी के पास अगर थोड़ा सा गट्स रहता तो भैया फायर ही कर दो ना। उसने 3 बार गलती कर दी ना, फायर कर दो। गलती क्या थी? हाँ भाई कुछ सेकंड लेट हो गया, एक काम करो तुम छोड़ ही दो, ठीक है। वो इज्जत रहता है, लोग तो बचते, 100 लोग का जान गया। तो वही और वही जापानीज लोग कुछ जरूरत से ज़्यादा होते हैं कि टाइम नहीं टॉलरेट करेंगे, एकदम प्रिसाइज रहना चाहिए। तो चलो ऊपर पहुंच जाओ। और ऐसा बाय द वे ये सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ जापानीज लोगों का कल्चर ही उन्हें ले उठा है। बाय द वे उसमें एक प्लेन भी है, प्लेन इंसिडेंट। और प्लेन का सीनियर स्टाफ जो था वो, मतलब सीनियर कैप्टन,
वो बॉडी उसकी फेल हो रही थी, मतलब हार्ट अटैक जैसा सिचुएशन में था, लेकिन वो प्लेन को ऐसे जगह ले, और जूनियर देख रहा है कि भैया ये प्लेन ज़मीन के कुछ ज़्यादा ज़मीन बोल रहा हूँ, पानी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे। वो बोल रहा था, लेकिन जापानीज़ कल्चर कल्चर मारो। तो वही वाली बात समझिए, मल्टीपल ट्रूथ है। क्या वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए? ऑब्वियसली, क्योंकि इंसान है, इंसान गलती करते हैं, इसीलिए हम लोग ऑटोमेटेड सिस्टम लगाते हैं। इंडियन के ट्रेन में भी सारा लगा हुआ है कि भैया ट्रेन का लॉजिक होना चाहिए, ट्रेन खुद ब खुद रुक जाना चाहिए अगर ड्राइवर कुछ गलती करता है तो। ऑब्वियसली हमारे पास वो कर्व स्पीड लिमिटर नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग का ट्रेन का लिमिट ही इतना कम रहता है कि कोई टेंशन नहीं, और प्लस हमारा ट्रैक इनसे बड़ा है। मतलब हमारा इस मामले में इंडियन ब्यूरोक्रेट्स बहुत मेहनत काम किए थे कि भैया इंडिया में बम बम ट्रैक लगाओ, तो हमारा ट्रैक है वाइड गेज, इनका स्टैंडर्ड है, हमारा वाइड है, तो वाइड में संभाल लेते हैं। तो पटरी बोलता है भाई हम संभाल लेंगे, ट्रेन भी बोलता है हम संभाल लेंगे, स्टैंडर्ड बहुत उतना संभाल नहीं पाता है। और वही देखिए ये हुआ था। तो वही समझिए, इसमें भी मल्टीपल ट्रूथ है। क्या वहाँ पे फेल सेफ होना चाहिए था? ऑब्वियसली, इंसान है, गलती करता है। दूसरी बात, आपका कल्चर ऐसा होना चाहिए कि गलती होने पे, अरे आपके पास जिगर नहीं है तो मतलब ये क्या बात होगी कि आप उसे ह्यूमिलिएट करोगे? मतलब मुझे भी नहीं था कि एडल्ट के साथ ये करते थे कि तुम्हें बाथरूम जाना है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। ये कौन कल्चर है आपका? और मैं हैरान नहीं हूँ कि मतलब ये मेरे गेम आर्टिस्ट जो काम करते थे वो भी बोलते थे जापानीज लोग के साथ कभी काम नहीं करना है, पागल हो जाओगे, एकदम एनल होते हैं। देन आई सॉ देयर बर्थ रेट, आई एम लाइक हाँ ऑब्वियसली। तो वही समझिए कि इनका ये जो इनटॉलरेंट नेचर है कि हम लेट नहीं होंगे, इट्स लाइक सर लाइफ के लिए जियो, काम करने के लिए नहीं। वो वर्कर बी का लॉजिक पे मत चलो, वर्कर बी के लॉजिक पे देश चलोगे, एक्सीडेंट्स, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल है, आप उनका सबसे बड़ा एक्सीडेंट वही है कि पूरा देश ही ऊपर चला गया। तो वही समझना है, मल्टीपल लेयर था ट्रूथ का। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या बनता है? इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आंसर नहीं होता है हमारे पास किसी चीज़ का। तो वही समझिए कि जो अभी एआई का जो इतना हाइप चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि हम लोग सोच रहे हैं कि एआई बनाने की जो सच बता दे। सर हमें तो पता नहीं है। मैंने अभी टाइटैनिक का एग्जांपल दिया, अभी जो जापानीज रेलवे का डिरेलमेंट, आप लोगों में से कितने लोगों को पता था? टाइटैनिक वाला तो एटलीस्ट बताइए, क्योंकि टाइटैनिक बहुत पॉपुलर है। कितने लोगों को पता था कि टाइटैनिक में इतने सारे हौच-पौच हो गए थे? बात वही समझिए कि ट्रूथ जो है वो, उसके बारे में एक कहावत है कि रेयरली प्योर एंड नेवर सिंपल। मतलब कभी उतना नहीं होता, शुद्ध और सरल कभी नहीं होता, शुद्ध और सरल कभी नहीं होता। ऑस्कर वाइल्ड का कहा हुआ है। तो बात वही समझना है कि सच एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसीलिए एक्सपेक्ट करना कि कोई दूसरा आपके लिए सच कर दे उतना आसान नहीं है। ये बहुत समस्या वाला। तो एंड में कहाँ आते हैं हम लोग? एंड में आते हैं फेथ और ट्रस्ट पे। यानी कि आप न्यूज़ वाले चैनल पे भरोसा करते हो कि वो आपको न्यूज़ दे, ना कि चूरन खिलाएं। आप भरोसा करते हो कि आपको कोई टीचर अगर कुछ सिखा रहा है, वो काम कर रहा है, फेथ कर रहा है, अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात वही है। और वही आप एंड में हमेशा अस्यूम करते हो कि जो दूसरा पार्टी है वो एथिकल हो। आप किसी डॉक्टर के पास गए, जैसे इंडिया में मेडिकल साइंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेकिन कोई भी डॉक्टर पे भरोसा नहीं कर पाता, खासतौर पे छोटे शहर पे। सबका ये है कि भैया मैं गरीब हूँ इसलिए यहाँ जा रहा हूँ। सबका है कि भैया मैं सबसे भागूँ अब बड़े बड़े शहर में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के डॉक्टर, मतलब लिटरली मेरे भैया खुद डॉक्टर है, खुद ही बता रहे कि भाई ऐसा ऐसा ये लोग कांड कर रहे हैं कि लिटरली आपको ऊपर भेजने के 1 इंच पहले तक ले आएंगे, पैसा आपसे पूरा ले लेंगे, उसके बाद जाओ ट्रांसफर कर देंगे, एंड में सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि आपका डेथ सर्टिफिकेट वहाँ से बने, इनका रेपुटेशन ना खराब हो। ऐसा इतनी बार कर, वही बोल रहे एथिक्स नहीं है तो आप क्या करोगे? आप खुद से तो अपनी सर्जरी कर नहीं सकते, खुद से तो अपना मेडिकल नहीं कर सकते, एथिक्स नहीं है। तो वही समझना कि हमेशा हम लोग भरोसे पे ही चल रहा है कि भैया आप एथिकल हो। मैं डेंटिस्ट के पास गया हूँ, इतना बार रोया हूँ ना, मतलब आपको बता भी नहीं सकते, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं दूसरे स्टेट में जाके ये करवाया हूँ अपना आरसीटी, क्योंकि वहाँ ठीक से हुआ, यहाँ पे जान मार दे रहे थे हमको। तो वही समझने वाली बात होती है कि एथिक्स ही हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो बात है कि हमारी दुनिया को ये प्रॉब्लम काहे हो रहा है कि भैया आजकल एथिक्स नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया ताज़ा नहीं है, हज़ारों साल से चल रही है, तो आजकल ऐसा क्यों टूटे जा रहे हैं? बात है कि हमारा फैमिली टूट गया, ये हो गया, फैमिली टूटा, काम खत्म। क्योंकि वही समझिए कि जहाँ फैमिली टूटता है ना, हमारी मजबूती जो है, क्योंकि एथिक्स बहुत मजबूत चीज़ है, मजबूत लोग ही उसे संभाल सकते हैं, हल्के लोग नहीं संभाल सकते, क्योंकि हल्के लोग को थोड़ा सा भी दबाव पड़े, थोड़ा सा भी जोर पड़ेगा, वो टूट जाएंगे। जैसे कि होगा, एक काम करो ना तुम फेक वीडियो बना दो, एक काम करो ना तुम फेक न्यूज़ कर दो, जो कि न्यूज़ चैनल का होता है, लेकिन एथिक्स होना चाहिए उनके किसी मैनेजमेंट टीम में कि नहीं सर जी, हमारा नाम है, नाम नहीं खराब करेंगे। होता है, हर चीज़ में होता है, एथिकल लोग हैं इसीलिए दुनिया बची हुई है, लेकिन जो दुनिया टूट रही है वो वही है कि उनकी नंबर घट रही है। क्यों नंबर घट रहा है? बात वही समझिए, फैमिली टूट रहा है। मैं उस जनरेशन में हूँ जहाँ मैं शायद आखिरी जनरेशन हूँ या सेकंड लास्ट जनरेशन हूँ जहाँ पे मैरिज मैरिज था। इसके बाद अब मैरिज सिर्फ पैसे के लिए की जाती है, लड़की डिवोर्स दे देती है, उसका एलिमनी लेके निकल लेती है। फिर सरकार बोलता है कि आदमी कमीना, आदमी, फिर शादी क्यों करा रहे हो आप? शादी इलीगल कर दो ना। आदमी पे आपने ऐसा ऐसा लॉ लिख दिया, इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं, ऐसा ऐसा आपने लॉ लिखा, शादी इलीगल करो ना सर, हमारा खून भी चूसोगे और हमें ही गाली दोगे। और जापान भी वही किया, जापान भी वही किया कि इस लाइक एक काम करते हैं ना, हम दादा के गर्दन काट देते हैं, काट दिया। एक काम करते हैं ना, हम पापा की गर्दन काट देते हैं। फिर बच्चा का जब टाइम, बच्चा बोला एक काम करो सर,
आपने मेरे दादा को ऊपर भेज दिया, आपने मेरे पापा को ऊपर भेज दिया, मुझे भी ऊपर भेजोगे ना? एक काम करता हूँ सर, मैं निकल लेता हूँ। नहीं, नहीं सर, आप लोग अपने में लड़ मरो, हम निकल लेते हैं। हमारा ही खून चूस के हमें ही मारोगे, मैं छोड़ देता हूँ। तो भाई समझिए, जैसे ही ये फैमिली टूटता है, एथिक्स खत्म हो जाता है। एथिक्स क्यों खत्म होता है? क्योंकि जो कोर बॉन्डिंग है, कोर अंडरस्टैंडिंग है, वो ब्रेक कर जाती है। और इसके बाद सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जो आजकल आप लोग अपने बच्चों में देख रहे होंगे, या मतलब अपने अगल बगल यंग लोगों में देख रहे हो, जिसे हम लोग कहते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप। यानी कि वो यूट्यूब में कुछ सीख नहीं रहे। जैसे कि मैं जिस टाइम यूट्यूब स्टार्ट शुरू में पकड़ा था 9 साल पहले आज से, तो था कि कुछ सीखने जा रहा हूँ, कि कोई ट्यूटोरियल देख रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ 3D मॉडलिंग का देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। उस टाइम पूरा यूट्यूब, पूरा यूट्यूब ट्यूटोरियल से भरा था। फिर आजकल ये हो गया, पर्सनैलिटीज़ आ गए कि भैया वो कर क्या रहे हैं, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ इंटरेस्ट है कि आप क्या करो, आप क्या खाए। व्लॉग्स, व्लॉग तो चलिए कभी कभार होता है ना कि अरे मैं इस बड़े जगह पे गया, थोड़ा सा शेयर कर देते, ठीक है चलो बढ़िया, थोड़ा समझ स्प्रिंकल कर दिया, बहुत अच्छे। डेली व्लॉग्स हैं, मैं यहाँ खाना खाया, मैं यहाँ सुबह उठा, मैं ये जिम गया, भाई वो सब क्यों देख रहे थे? उसे हम लोग कहते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप। यानी कि ये वन वे रिलेशनशिप है, जिसमें अनबैलेंस ऑफ पावर है। यानी कि मैं किसी से दोस्ती करता हूँ तो मेरे बराबर होता है, चाहे वो फाइनेंशियली ऊपर हो या नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वन ऑन वन बात करते हैं। जब आप पैरा सोशल रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो आपके ऊपर हो जाता है, और फिर वो हो जाता है कि भैया आप मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आजकल जो आप देख रहे हो कि बच्चे सब ये मतलब क्यों ऐसे व्लॉगर्स के क्यों करें? क्योंकि मैं भी तो था बच्चा, तो मैं तो ट्यूटोरियल देखता था, तो आपके ये लोग व्लॉगर्स क्यों देख रहे हैं? बात वही समझिए कि उनको रिलेशनशिप, पैरा बॉन्डिंग नहीं है ठीक से, तो पैरासोशल रिलेशनशिप पे आ जाता है कि भैया आप ही हमारे सब हो। प्रिटेंड करने लगते हैं, रिलेशनशिप एज ए फ्रेंडशिप को सेल कर रहे हैं वो। तो वही समझिए। और एक ही कहावत है, सबसे सबसे कड़वा लगता है मेरे को, लेकिन और उम्र हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। यानी कि जिन्होंने ये लिखा इंडियन कानून में 20 साल पहले, और जापानीज़ कानून में 60 साल पहले, या अमेरिकन कानून में 75 साल पहले, वो अच्छा ही सोच रहे थे कि नहीं देश का भला होगा। बात अलग है कि उसके करने से देश को जो नुकसान हुआ वो दोबारा कभी ठीक नहीं किया, सारे देश स्वाहा ही हो जाएंगे, लेकिन किया अच्छा सोच के था। तो यही सबसे कड़वा बात होता है कि गुड इंटेंशन जो है ना, बहुत खतरनाक चीज़ होता है, सोच समझ के करना होता है। और फिर बस वही समझिए कि एंड में सच्चाई के लिए आपको इंटरनल कंपास होना चाहिए। यानी कि जनरली कोई अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट सच या झूठ बता रहा है, थोड़ा सा ब्रेक आपके अंदर से लगना चाहिए। नहीं जी नहीं, लाइफ कभी इतना सिंपल नहीं होता है कि ओ ये हो गया तो वो हो गया। लाइफ कभी इतना सिंपल नहीं होता है, आपको थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ता है। और यही समझिए ये ऑन गोइंग बैटल ग्राउंड है। जैसे कि सब लोग चैट जीटीपीटी पे कूद रहे हैं, जैसे कि सब लोग बिंग एआई पे कूद रहे हैं, गूगल बार्ड पे कूद रहे हैं, सबका ये होगा कि भाई ये एआई हमें बता देगा। लेकिन आप कैसे जानते हो एआई सच बता रहा है, या एआई को खुद पता है? क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया टाइटैनिक वाला, आप अलग अलग पेपर पढ़ेंगे, अलग अलग डिटेल मिलेगा, और सबके सब सच होंगे। और आपके पास समझ होना चाहिए कि कैसे ये सच है, कैसे ये लागू होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, धोखा हो सकता है, या ट्रेजेडी में भी आप पाए जा सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई आसान आंसर नहीं कि ये कर लो ठीक हो जाएगा। हमारा फैमिली टूट गया तो एथिक्स कोड टूट गया, एथिक्स कोड टूट गया तो फेथ और ट्रस्ट करप्ट हो गया, फेथ और ट्रस्ट करप्ट हो गया, बाकी सारा चीज़ हवा भरोसे हो जाता है। तो यही समझिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसका ना मेरे पास जवाब है ना कोई आइडिया। तो वही समझिए, एंड में मैं हमेशा ही कहूँगा, खुद से वेरीफाई कीजिए, खुद से थोड़ा ठंडे दिमाग से। और कोई भी आसान रास्ता दे रहा है, तुरंत 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 ब्रेक लगाइए, यू टर्न मारिए। इस मामले में हर कल्चर, हर रिलीजन, हर भगवान, किसी को भी उठाइए, वो सब बोले भैया आसान रास्ता है, यू टर्न मार लो, एकदम सीधे यू टर्न मार लो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेसी दुनिया सच का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।